Hello students, my name is Himanshu Singh and let's make sense of social science one story at a time. एक चैप्टर, एक कहानी, एक लाइफ लेसन. Let's go. So next is popular participation in political parties. अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज पे मैक्सिमम लोग भरोसा नहीं करते हैं. तो अगर अपन कंपेयर करें कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं या वो लोग जो बहुत कम भरोसा करते हैं, तो बहुत कम भरोसा करने वाले का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है. अगर स्पेसिफिकली अपन साउथ एशिया की बात करें या फिर अगर अपन साउथ एशिया के रीजन को भी छोड़ दें और अपन ओवरऑल जितनी भी डेमोक्रेसीज है उनकी भी बात करेंगे, तो वहाँ पर भी जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट कम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते. सो ये बिल्कुल ही डायकोटमी है कि ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा कम है लेकिन द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वाज फेयरली हाई. आप ट्रस्ट नहीं करते लेकिन आप उसकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में एक छोटी सी चीज़ इनग्रेंड है कि सब आपको पावर चाहिए. और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बहुत ही अच्छा मीडियम है पावरफुल इंसान बनने के लिए. सो अगर अपन इंडिया की बात करें या आसपास के कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, भरोसा बहुत कम है लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है. स्पेसिफिकली इंडिया की अगर बात करें तो देखो द प्रपोर्शन ऑफ दोज हु सेड दैट दे वर मेंबर्स ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज वर हायर in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain या साउथ कोरिया. अब अगर अपन इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज से उसमें कंपेयर कर रखा है एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग, तो उसमें इंडिया के लोगों का कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में ज्यादा है. जैसा आपने रोड पे देखा होगा जब ट्रैफिक पुलिस जब अरेस्ट करती है तो लोग बोलते हैं लो मैं आपके फोन पे बात कर रहा हूँ, फिर वो बोलता है कि मेरे चाचा के मामा का ताई का ससुर का जो बेटा है भैया वो उस पॉलिटिक्स पार्टी में ज्वाइन करता है या वो इसका मेंबर है. तो ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का डे टू डे लाइफ के अंदर. Over the last 3 decades, the proportion of those who report to be members of political parties in India has gone up steadily. तो लास्ट 30 ईयर्स में वो लोगों का पॉपुलेशन जो बोलते हैं कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. तो भले वो वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस है लेकिन रिसेंट ईयर्स के अंदर साल दर साल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट अपना इसके अंदर नेशनल पार्टीज. अब देखो इस चैप्टर के अंदर क्या है, अपन ने स्टार्ट में जो भी पढ़ा कि रिक्वायरमेंट का ये सब, फिर इसमें चैप्टर के अंदर है ना पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेसिफिकली 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके बता रखा है, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज. अब ये होता क्या है तो वो नाम में इसका आंसर है. वैसे There are some country-wide parties which are called national parties. ये वो पार्टीज है जो बहुत सारे स्टेट्स में होती है, जिनकी यूनिट्स बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर उनकी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है वो एक तरीके से सेम तरीके से चलती है. जैसे अगर अपन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कॉमन 2-3 स्टांस है, वो सब जगह पे स्टांस सेम ही रहने वाले. वो जम्मू कश्मीर में भी वही स्टांस रहेगा, वो केरला में भी वही स्टांस रहेगा, वो गुवाहाटी आपका आसाम और नागालैंड और छत्तीसगढ़ सब जगह पे स्टांस सेम रहेगा. स्टेट पार्टीज वो होती है जो बहुत सारे स्टेट यूनिट्स में नहीं होती, वो 1 या 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स के अंदर हो सकती है. तो नेशनल पार्टी जिसका रीच बहुत ज्यादा है, स्टांस सिमिलर होता है. जो स्टेट पार्टीज है जो लोकलाइज होती है अपने स्टेट के अंदर ही. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंडिया के अंदर जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो उसको अपनी पार्टी को रजिस्टर कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन से. अब इलेक्शन कमीशन वैसे तो ऑलमोस्ट सबको इक्वली ट्रीट करता है बट कुछ पार्टीज को स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है. अब उसमें से एक स्पेशल फैसिलिटीज क्या है कि इन पार्टीज को एक यूनिक सिंबल मिलता है और जब वो यूनिक सिंबल है फिर वो और कोई पार्टी यूज नहीं कर सकती. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल. जैसे कि मान लो अगर मैं बीजेपी का मेंबर बन गया, मुझे बीजेपी ने टिकट दे दिया या कांग्रेस ने टिकट दे दिया, तो मैं जो एज अ कैंडिडेट जब पार्टिसिपेट करूंगा तो मेरा जो नाम लिखा जाएगा ईवीएम मशीन पे, उसके पास में जो सिंबल होगा वो मेरे को इस पॉलिटिकल पार्टी का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. फिर वो सिंबल और कोई जैसे यूज नहीं कर सकता. प्लस पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर फैसिलिटीज, जैसे कि बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज होती है उनको जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑफिस भी प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, इन पार्टीज को अपन बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज और इन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हो जाएगा इसका पूरा का पूरा नाम. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूनिक सिंबल मिला हुआ है और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिली हुई है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. एंड सिंस सम ऑफ देम आर नेशनल पार्टीज तो इसका पूरा नाम हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. अभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोल लो या नेशनल पार्टीज के टर्म्स पर बोल देंगे रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी. अब जो नेशनल पार्टी बनना है, स्टेट पार्टी बनना है, वो बनने की कंडीशन क्या है, तो कोई तो कंडीशन होती होगी. अब मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर अभी जो पीपीटी पे जो कंडीशन लिखी हुई है वही वाली कंडीशन है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है. इसके अलावा और भी बहुत
बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसके थ्रू आप नेशनल पार्टी भी बन सकते हो, स्टेट पार्टी भी बन सकते हो, लेकिन वो कंडीशंस आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, वो 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है वो वही वाले लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो सबसे पहले अगर अपन नेशनल पार्टी की बात करें तो नेशनल पार्टी कैसे बनती है? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन या तो लोकसभा इलेक्शंस या फिर इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। फिर से रिपीट करता हूं, नेशनल पार्टी बनने की कंडीशन क्या है कि अगर लोकसभा के इलेक्शंस है तो उसमें 6% वोट्स मिलने चाहिए, या असेंबली के इलेक्शंस है तो 4 स्टेट्स के अंदर आपको 6% वोट्स मिलने चाहिए, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो बन जाती है नेशनल पार्टी। लेकिन ये बहुत ही मजेदार चीज है, ये कंडीशन आपको बार बार अचीव करनी है, ये या उसकी जैसे सिमिलर कंडीशन जो बुक में नहीं लिखी हुई है। अगर आप ये कंडीशन को अचीव करो तो आपको टैग मिल जाएगा नेशनल पार्टी का, और वो प्रिविलेजेस और सिंबल्स और वो सब। अब अगर अगले इलेक्शंस में आप इस कंडीशंस को सैक्रिफाइस किया, अगर आप इन कंडीशंस को अटेन नहीं कर पाए तो आपको नेशनल पार्टी से हटा भी देंगे। जैसे आपकी जो ये वाली एनसीईआरटी, न्यू वाली एनसीईआरटी, इसके अंदर एक पार्टी थी पुराने वाले एनसीईआरटी में जिसका नाम है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी थी, उनको नेशनल पार्टी बन गया था, बट फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी से हटा दिया है। वैसे ही पुरानी एनसीईआरटी में एक पार्टी थी जिसका नाम था CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बट उसको भी न्यू एनसीईआरटी के अंदर हटा दिया बिकॉज वो नेशनल पार्टी नहीं रही है। ऐसे ही एक पार्टी थी आपकी NCP, शरद पवार वाली, उसको भी अभी नेशनल पार्टी से हटा दिया। तो ये वो है कम एंड गो, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई तो बन जाओगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो भैया आप नहीं बनोगे। तो दिस कंडीशन इज डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू जो स्टेट पार्टी बनने की कंडीशन है। स्टेट पार्टी में क्या है, इसमें भी वही है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% बट ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट में जितने भी वोट्स डले उसका 6% और एटलीस्ट 2 सीट्स इन द असेंबली, तो वो बन जाती है स्टेट पार्टी। तो यहां पर क्या है, 6% स्टेट पार्टी में, नेशनल पार्टी में भी क्या 6%। स्टेट पार्टी में जो 6% है वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्टेट के अंदर, यहां पर है 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा या फिर 4 स्टेट्स के असेंबली के अंदर। उधर 2 सीट जीतनी असेंबली में, यहाँ पे 4 सीट जीतनी आपको लोकसभा के अंदर, उससे स्टेट पार्टी, इससे आपकी नेशनल पार्टी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जो रिवीजन किया है, जो उसके अंदर मान लो आप चेंजेस किए, उसके अकॉर्डिंग देयर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन व्हिच वाज इश्यूड इन 2023। अब जो मैंने अभी 3 नाम बताए थे, AITC, NCP और CPI, इनको हटा दिया है। इनकी जगह पे जो इसके अंदर ऐड हो गई है न्यू एनसीईआरटी के अंदर, वो है आप, आम आदमी पार्टी, और NPP जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पीपल्स पार्टी, जो इकलौती पार्टी है नॉर्थ ईस्ट की जिसको स्टेटस मिला है नेशनल पार्टी का। तो सबसे पहले आपकी पार्टी जो मेंशन दे रखी है वो है आम आदमी पार्टी। अब जो आम आदमी पार्टी है, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012 फॉलोइंग द फेमस 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट। उस टाइम पे बहुत फेमस एक एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, किरण बेदी और आपके कुमार विश्वास, वो कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है वाला फेम वाले, इन सब ने मिलकर जन लोकपाल बिल मूवमेंट कोशिश करी थी। पार्शली इट वाज सक्सेसफुल। जब ये मूवमेंट एंड हुआ था तो उसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी जिस पार्टी का नाम है आप। अब जब ये पार्टी बनी थी तो ये किस बेसिस पे बनी थी, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी उस टाइम पे, वो थी आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी, करप्शन नहीं होगा, एंड गुड गवर्नेंस। जब ये बनी थी उसके अगले ही साल जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे, इनकी पार्टी बनते ही सोचो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी। फर्स्ट नंबर पे उस टाइम पे बीजेपी जीती थी और सेकंड नंबर पे ये आपकी पार्टी थी आप। इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ INC उस टाइम पे, क्योंकि जो टाइम पे बीजेपी थी उनकी वो फर्स्ट नंबर पे तो थे, लेकिन जो थ्रेशोल्ड चाहिए होता था दिल्ली असेंबली के अंदर वो उनके थ्रेशोल्ड नहीं मिला था, तो इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बना ली थी। It also emerged as the third front in the politics of Gujarat after 2022 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। अब बात आती है तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बिकॉज गुजरात बहुत सालों से हेडक्वार्टर्स या बेस रहा है मान लो बीजेपी का। तो और सेकंड नंबर पे जो बहुत दूर तक आती थी वो आती थी कांग्रेस। तो आपने पहली बार आई थिंक वापस सिटी है सूरत, उसको ब्रीच करा था और थर्ड नंबर पे आ गई थी। तो फर्स्ट पे ऑब्वियसली बीजेपी थी, सेकंड पे कांग्रेस थी और थर्ड पे 2022 के अंदर आपकी ये थी गुजरात। प्रेजेंटली इनकी गवर्नमेंट कहां पर है? पंजाब में और दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में मतलब अब नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जो ये अभी जो दिल्ली के असेंबली के इलेक्शन हुए वो इसके अंदर ऑब्वियसली अपडेट नहीं है। सो तुम लोगों के लिए अभी दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट किसकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? आपकी। अभी फिलहाल अभी 2025 के अंदर जो लेट 2025 के अंदर जो गवर्नमेंट है वो दैट इज ऑफ बीजेपी, बट एनसीईआरटी के अंदर चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी दिल्ली और पंजाब के अंदर आपकी गवर्नमेंट है।
लोकसभा इलेक्शन जो थे 2019 में इनकी पार्टी जीती थी 1 सीट। अब एनसीईआरटी में 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का डेटा नहीं है, तो जितनी भी पार्टीज है उनका जो डेटा है वो 2019 की पार्टी का है। ये इनकी पार्टी का फ्लैग है, ठीक है। पार्टी का फ्लैग अलग होता है, थोड़ा सा सिंबल अलग होता है। ये उनकी पार्टी का फ्लैग है और इस पार्टी का अगर मैं सिंबल में बात करूंगा तो सिर्फ ये प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट झाड़ू है। नेक्स्ट जो आपकी पार्टी दे रखी है वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन, बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी, बहुजन मतलब बीएसपी। ये पार्टी बनी थी 84 में, वो जब एंटी सिख राइट्स हुए थे उसके जस्ट बाद में, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांचीराम, जिसकी अभी बहुत ही फेमस डिसाइपल है जिनका नाम है मायावती, तो वो इसके भी प्रेजेंटली हेड है बीएसपी। अब आपने नाम सुना लग रहा होगा, एक्चुअली बीएसपी और एसपी अलग अलग पार्टी, एसपी अखिलेश यादव वाली और बीएसपी अभी मायावती वाली। इन दोनों पार्टीज के बीच में हमेशा टग ऑफ वॉर चला है यूपी को कंट्रोल को लेके। तो ये दोनों पार्टी है बीएसपी और एसपी। अब जब ये पार्टी बनी थी तो इनकी क्या आइडियोलॉजी थ्योरी किसको लेके बने थे? सो इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन मेजॉरिटी। अब बात आती है मेजॉरिटी, तो मतलब बहुत सारे लोग, तो कौन से मेजॉरिटी के लोग हैं जिसके लिए काम करना चाहती है? तो इन्होंने जनरल कास्ट को छोड़ के जितने भी लोग बच गए उनके लिए काम करती है, तो भैया वो पॉपुलेशन वाइज मेजॉरिटी में हो गए। जैसे विच इंक्लूड्स द दलित्स, आदिवासी मतलब आपके एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गए। आप सोचो पूरी इंडिया में एससी को, एसटी को, ओबीसी को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को ऐड कर दो तो हो गया ना मेजॉरिटी। तो बस बहुजन समाज पार्टी। नाउ इट ड्रॉस इंस्पिरेशन एंड आइडियाज फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ वो लोग जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में काम किया था, जैसे कि कौन कौन? शाहू महाराज जो कोल्हापुर के एक्चुअल राजा थे, महात्मा फूले वही ज्योतिबा फूले जो गुलामगिरी वाले, पेरियार रामास्वामी नायकर वो तमिलनाडु वाले जिनको प्रॉब्लम थी वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, और एक थे आपके बाबा साहेब अंबेडकर जिनको अपन बोलते हैं बी आर अम्बेडकर। मेन इनका बेस है वो कहां पर, मैं बता चुका हूं, इनका मेन बेस है यूपी में। बाकी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, इनकी राजस्थान में भी प्रेजेंस है, अब बुक के अकॉर्डिंग आपकी एमपी में प्रेजेंस है, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, पंजाब में, आसपास के इलाके में इनकी प्रेजेंस है। हाँ, वो कौन सा स्टेट है जहां पर ये बहुत बार पावर में आई है विद दी हेल्प ऑफ ऑब्वियसली कोalition बना के आसपास की पार्टीज के साथ में। So formed government in UP several times by taking the support of different parties at different times, मतलब वो अलायंस बना के, कोलिशन बना के। 2019 में इनकी हालत थोड़ी सी बेटर थी आपसे। आप 2019 में लोकसभा में 1 सीट जीती है, ये लोकसभा में उस टाइम पे 10 सीट्स इन्होंने सिक्योर की थी, और टोटल जो शेयर्स डले थे, मतलब शेयर्स क्या, टोटल जो वोट्स डले थे उसका ये लोगों ने कैप्चर किया था 3.63%। इनका जो फ्लैग है वो है ये, इनका जो सिंबल है वो है हाथी। आपने सुना होगा, बहुत फेमस हाथी जो सिंबल है वो ये बीएसपी पार्टी का है। नेक्स्ट जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब आई थिंक ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है। हाँ, अब ये जो पार्टी है इट इज अ न्यू पार्टी ऑब्वियसली, बट इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रीवियस पार्टी, उसकी ये सक्सेसर पार्टी है। सो 1951 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम है भारतीय जनसंघ। वो बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिनकी मिस्टीरियस कंडीशंस में डेथ हो गई थी कश्मीर में, व्हेन ही वाज, आई थिंक ही वाज लीडिंग अ प्रोटेस्ट इन कश्मीर। ये जो भारतीय जनसंघ है ना, ये आई है हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा जो आपने उसमें पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो हिंदू महासभा से आई भारतीय जनसंघ, जिसको बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। ये भारतीय जनसंघ से डिराइव होकर जो पार्टी बनी वो है बीजेपी, जो बनी थी 1980 में। अब अगर आपने मोदी जी या बीजेपी की साइड देखी है, बहुत सारे लीडर्स को सुनाओ जो पुराने वो 2 लीडर्स का हमेशा नाम लेते रहते हैं अपने स्पीचेस में। एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेसिकली जिनके कारण ये पार्टी बनी, इनके सक्सेसर पार्टी है, और एक है दीन दयाल उपाध्याय, जिनकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ दीन दयाल उपाध्याय? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीजेपी पहली बात है चाहती क्या है, सो इट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो बहुत फ्यूचर में जाना चाहती है, खतरनाक इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर और एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट पास्ट को साथ में लेके चलना चाहती है। अनलाइक चाइना कि वो डेवलपमेंट ऑब्वियसली बहुत ही पीक डेवलपमेंट आ गया, बट वो जो पास्ट का कल्चर है और वो रिलीजियस क्या नाम है आपके इंटोनेशंस है और जो रिलीजियस सिंबल्स है, उन सबको छोड़ के वो चाइना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बल्कि आई थिंक अभी लास्ट ईयर सबसे ज्यादा एथिज्म भी क्या जो ग्रोथ हुआ है, जो गॉड में बिलीव नहीं करते, वो चाइना के अंदर ही है। सो बीजेपी बहुत ज्यादा ग्रोथ करना चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एफडीआई, ग्लोबलाइजेशन, सबको जो बिलीव करती है, लेकिन ये चाहती है कि पास्ट का जो एंशिएंट ग्लोरिफिकेशन जो कल्चर है उसको साथ में लेके चले। नाउ इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ दीन दयाल उपाध्याय, बहुत ही फेमस इंसान थे। इनके 2 आइडियाज दे रखे आपकी बुक के अंदर, सिर्फ नाम है। एक है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय।
अंत्योदय आपने बहुत बार सुना होगा, मोदी जी स्कीम्स में और नाम बोलते रहते हैं। आपने एक स्कीम सुनी होगी शायद, अंत्योदय अन्न योजना, 9th में फूड सिक्योरिटी में 2000 के अंदर स्कीम पास हुई थी। और मोदी जी एक स्टेटमेंट बोलते रहते, सबका साथ सबका विकास। सी, अंत्योदय का मीनिंग क्या होता है? उदय मतलब होता है राइज, अंत मतलब होता है लास्ट। तो अंत्योदय का मीनिंग क्या हो गया? राइज ऑफ द लास्ट, एज इन राइज ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। कि अगर गवर्नमेंट को ढंग से काम करना है, कंट्री को अच्छा बनाना है, तो आपको जो सबसे लास्ट में, जो सोसाइटी की स्ट्रक्चर में, जो स्ट्राटा में बिल्कुल लास्ट में, उनके लिए आप काम करो तो बाकी लोग भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसलिए फिर आप उनको पोस्ट दे सकते हो, उनके लिए स्कीम्स बना के या रिजर्वेशन प्रोवाइड करा के, जो बीजेपी करती है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। अब इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म ज्यादा डिटेल में नहीं जाते बिकॉज बुक के अंदर कुछ, इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। इसको ऐसे समझ लो कि इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ओवर कंजम्पशन एंड इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। मतलब ये हेडोनिज्म के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? ये इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हेडोनिज्म। हेडोनिज्म मतलब होता है कि बेसिकली यू, आपका जो अर्थ पे आपका जो बर्थ हुआ है, इट इज what we'll say, it is बस as an accident, there is no higher purpose and because there is no higher purpose, so आपका पर्पस ही है कि लाइफ जैसे चल रही है वैसे जियो, you are living for pleasure, so you are living day to day and you are mainly focusing on emotional and bodily pleasures। कि मतलब आपको पैसा कमाना है, सामान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को बहुत ज्यादा पसंद करना और प्लेजर के लिए जीना, उसको अपन बोलते हैं हेडोनिज्म। सो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म है दैट इज अगेंस्ट ये आपका हेडोनिज्म, दैट इज इन फेवर ऑफ वो मिनिमलिज्म, एक तरीके से मान लो। सो मिनिमलिज्म को ओरिजिनल आइडिया इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में कि आपको इंसानियत के लिए काम करना है, आपको कंटेंट रहना चाहिए और ना पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, और बी कंटेंट और वो मेडिटेशन और ये सब चीजें। इंडियन फिलोसफी बेसिकली जिसको कैटर करती है। सो इनके आइडियोलॉजी प्लस दे बिलीव इन कल्चरल नेशनलिज्म या फिर हिंदुत्व। अब कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व का जो टर्म है आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं ले रखा है, तो हम भी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इस टर्म्स में। तो हिंदुत्व मतलब मान लो कि ये ऐसा चाहते हैं कि जो इंडिया के एंशिएंट टाइम में जो कल्चर रह चुका है उसको भी हमें प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रोटेक्ट करके रखना है। तो वी आर बिलीविंग इन नेशन, जो इंडिया एज ए नेशन, बट हम अपने कल्चर को भी नहीं छोड़ना चाहते। इंडिया एज ए नेशन रहे, सब ग्रोथ करे, लेकिन अपने कल्चर को वो साथ में लेकर चले। ठीक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट, दे वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। मतलब कंप्लीटली वो पीओके वीओके पार्ट इसमें ब्रीफली दे आर सक्सेसफुल, एटलीस्ट उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया है। तो वो जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया, वो एक नॉर्मल स्टेट सा बन गया है। तो पार्शली इनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बेसिकली जब ये पार्टी बनी थी तो इनका ये था कि इंडिया में ना फैमिली लॉज अलग अलग है हर रिलीजन्स के, उसको लेके बहुत बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है। सो व्हाट दे वर थिंकिंग कि इंडिया में है ना जितने भी आपके फैमिली लॉज है वो स्क्रैप हो जाने चाहिए, रिलीजियस लॉ स्क्रैप हो जानी चाहिए, और सारे रिलीजन के लिए कॉमन लॉ होना चाहिए जिसको अपन बोलेंगे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, 2024 के राउंड में इसको लेके एक कमेटी बन गई एंड दे आर डिस्कसिंग द प्रोविजंस कि हम इसको कैसे प्लान आउट करते हैं। लेट्स सी इन 2-3 years में भी अगर कुछ हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, प्लस दे आर कीन ऑन पुटिंग अ बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। ये सब ये चाहते हैं। इनका जो सपोर्ट बेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है 1990s में। वो आपने सुना होगा राम मंदिर का जब इशू रेज हुआ था और जो एलके आडवाणी ने जो रथ यात्रा की थी, तो 1990 से ये मतलब एक तरीके से बनने लगे थे। स्टार्ट में इनका जो क्या बोलेंगे जो वोट बैंक था, स्टार्ट में जो लोग इनको सपोर्ट करते थे वो क्या था, अर्लियर इट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ, हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं, एंड वेस्ट एंड अर्बन एरियाज, मतलब शहर के लोग और नॉर्थ इंडिया के अंदर और वेस्ट इंडिया के अंदर इनका सपोर्ट था। बट धीरे धीरे ये पार्टी बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती गई, इसके सपोर्टर्स बढ़ते गए। तो अब ये पार्टी साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है और रूरल एरियाज में भी फैल गई है। तो अगर अपन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सबसे ज्यादा मेंबर्स, सबसे ज्यादा रीच इंडिया में बीजेपी की है। कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ रीच, कि मतलब है ना कौन किससे इजिली कनेक्टेड है। ये जो पार्टी है ये 1998 में पावर में आई थी एज द लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज। अरे मैंने 1988 बोल दिया, सॉरी 1998 जब हमारे पीएम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया है वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। सो उनके लीडरशिप में ये पहली बार पावर में आए थे। और जो ये बीजेपी की अलायंस है, बीजेपी के अलायंस का नाम है एनडीए। अलायंस क्या होता है ऑलरेडी अपन पावर शेयरिंग के अंदर ये पढ़ चुके हैं। 2019 में इनको बहुत भर भर के वोट्स मिले थे। 2019 में दे वॉन 303 सीट्स
और इलेक्शंस एंड करंटली लीड्स द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर। अगेन 2024 की अगर अपन बात करें तो इससे कम सीट्स मिली है। 2024 में बीजेपी को इससे कम सीट्स मिली है, फिर भी अभी वो पावर में, बिकॉज अलायंस के नाम पे, क्योंकि जेडीयू ने और आपके टीडीपी ने इनको सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, तो 2019 में इनको मिली थी 303 सीट्स। नेक्स्ट जो आपकी पार्टी दे रखी वो दे रखी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मतलब मार्क्सिस्ट। ये जो पार्टी है ये बनी है 64 में, लेकिन ये पार्टी ब्रेक होके बनी है सीपीआई से। एक पार्टी थी, मतलब अभी भी है, नेशनल पार्टी से उसको हटा दी है। उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, विच वाज फॉर्म्ड इन 1925। इस पार्टी से अलग होके पार्टी बनी थी सीपीआईएम 1964, और प्रेजेंट टाइम पे ये जो दूसरी पार्टी बनी सीपीआईएम, ये सीपीआई से ज्यादा फेमस हो चुकी है। अब इट वाज फॉर्म्ड इन 64, इट बिलीव्स इन ऑब्वियसली मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इंपीरियलिज्म तो आपको बताइए, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री पे अटैक करता है रिसोर्सेस के लिए या उसको कैप्चर करने के लिए, उसको अपोज करते हैं। कम्युनलिज्म को ये पसंद नहीं करता, वैसे अपोज करते हैं। कम्युनलिज्म मींस जब आप रिलीजन को बेस बना लेते हो और एक रिलीजन सुपीरियर दूसरा रिलीजन इंफीरियर, फिर उसके आपस में फाइट्स हो रहे हैं। एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मींस फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये बिलीव करते हैं इलेक्शंस में, जो है बिल्कुल सही है, बिकॉज इलेक्शंस वो प्रॉपर क्राइटेरिया जिसके थ्रू जो केपेबल है वो जीत सकता है, डिसएडवांटेज ग्रुप को भी चांस है जीतने का, और फिर उनके लिए काम होगा। इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में। मेनली तो जो इनका हब रहा है 34 साल तक, हाँ 34 साल तक इन्होंने आइडियली रूल किया है, वो कहां पर रूल किया है, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इनको कौन से लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली सोशलिज्म की बात है, तो दे आर फेवर्ड अमंग पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स। देखो सब सेम सेम कैटेगरी इकोनॉमिक स्टेटस में। इन दी इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया कौन होते हैं? इंटेलिजेंसिया मतलब इंटेलिजेंट पीपल नहीं, इंटेलिजेंसिया मतलब जिनके पास में पावर होता है इन्फ्लुएंस करने का। जैसे कि आपके मान लो लेट सपोज पॉलिटिशियंस हो गए, ऑथर्स हो गए, राइटर्स हो गए, मीडिया वाले हो गए, टीचर्स हो गए, है ना। इंटेलिजेंसिया क्लास के अंदर दे आर वेरी फेमस। आप ऑलमोस्ट किसी भी फेमस इंडिया की ह्यूमैनिटीज कॉलेज में अगर आप जाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो इस पार्टी को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई, क्योंकि ये पार्टी, इसकी आइडियोलॉजी वैसी है ना कि एक तरीके से आपको पुअर के लिए काम करना और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब वो किसी और के लिए काम करते हैं जो खुद अपना काम नहीं कर सकता, तो आप एक तरीके से उसका सहारा बन जाते हो, जो आपने देखा भी होगा अपने आसपास लोगों को करते हुए, ठीक है। And it is critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country. इनको वो वाली इकोनॉमिक पॉलिसी से प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप फ्री फ्लो फॉरेन कैपिटल हो, बिकॉज इनको ऐसा कहना है कि अगर जितना ज्यादा बाहर की कंट्रीज का जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, वो इंडिया के अंदर आएगा, तो बिकॉज दे आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस और हो सकता है प्राइस चीप हो, तो हमारे वाले जो लोकल प्रोड्यूसर्स है वो उनसे कंपीट नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। तो ये उस चीज के अगेंस्ट में वेस्ट बंगाल के अंदर 34 साल तक लगातार रूल किया था। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस है इनको 1.75% वोट्स मिले थे और इन्होंने 3 सीट्स जीती थी। स्टिल इट इज बेटर इन देन आप जिसको 1 सीट मिली थी 2019 के अंदर। इसका जो सिंबल है बड़ा यूनिक है, देखो सिकल एक फार्मर रिप्रेजेंट, एक हैमर है वर्कर्स, और एक स्टार है, स्टार ऑफ कम्युनिज्म वाला जो लेनिन के टाइम से चल रहा है, तो ये इसका सिंबल है सीपीआईएम। नेक्स्ट जो आपकी पार्टी है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है, ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड की तो इंडिया की तो होगी। वो पार्टी है आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या फिर उसको अपन बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। इट वाज फाउंडेड इन 1885 में, और इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिशियंस या बहुत सारी पार्टीज इसी पार्टी से स्प्लिट होके बने। मतलब आइडियली जनरलाइज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है बिल्कुल ही सबके लिए वैलिड है, बट इंडिया में जितनी भी पार्टीज है ना जिनके नाम में कांग्रेस वांग्रेस कुछ लग रहा है, तो इसी पार्टी से बने। जैसे आपका देखो एनसीपी, वो शरद पवार वाली, या ममता बनर्जी वाली एआईटीसी, ये कांग्रेस वाली ही है सारे के सारे, मतलब ओरिजिनली देवर इन कांग्रेस। एओ ह्यूम ने बनाई थी, आपको पता होगा 1885 में। अब इन्होंने इंडिया में बहुत टाइम तक रूल किया, मतलब लगातार बैक टू बैक बहुत ज्यादा रूल किया। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर सेवरल डेकेड्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। मतलब तो इमेजिन करो 1947 से लेके 1977 तक लगातार रूल किया है इन्होंने। सोचो 47 से 64 तो आपके वही थे जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री ने रूल किया, 70 फिर आपकी इंदिरा गांधी आ गई, तो 77 तक लगातार रूल किया। 77 में जब इमरजेंसी खत्म हुई इंदिरा गांधी की, तब पहली बार 77 में जनता पार्टी आई जिसके पीएम बने आपके मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई इज इंडियाज फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। अब ये मत बोलना कि सर आपने पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी किया था। नोटिस करो मैंने क्या बोला, इंडियाज फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी देसाई जो 77 में बने थे।
इंडिया फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीटेड हिज टर्म, पूरे 5 साल, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मोरारजी जैसे अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए थे, 80 में उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी, 80 में फिर से कौन आ गई थी आपकी इंदिरा गांधी, फिर 84 में असैसिनेशन हो गया, फिर आपके भैया राजीव गांधी आ गए, तो बहुत सालों तक रूल किया इन्होंने। फिर आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स। फिर सोचो ये फिर से पावर में आ गए थे 2004 से लेके 2014 के बीच में, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो मैक्सिमम टाइम आजाद भारत में जिसने रूल किया है वो कौन सी पार्टी है आपकी? कांग्रेस पार्टी है। अब जो कांग्रेस पार्टी है इट क्लेम्स इटसेल्फ एज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट। अब ये लेफ्ट राइट और सेंटर होता क्या है? तो देखो ये बिल्कुल ही बहुत ही अलग टॉपिक है, रैंडम टॉपिक है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो मैं सिंपली बता देता हूं। लेट्स सपोज एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है और कुछ सेंट्रिस्ट पार्टीज है। राइट विंग मतलब आप ये मान लो जिनको थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे अपन, ज्यादा वो फेवर करते हैं एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और दे आर मोर क्लोज टू देयर वन पर्टिकुलर रिलीजन और वन पर्टिकुलर कल्चर, ऐसा समझ लो। लेफ्ट वाले होते हैं वो थोड़े से एक तरीके से एंटी रिलीजन होते हैं, वो सोसाइटी में इंस्टेड ऑफ मोर फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बिलीव करते कि सोसाइटी में इगैलिटेरियनिज्म हो, और वो जनरली आपके रिलीजन में बिलीव नहीं करते। तो राइट विंग पार्टीज का एग्जांपल हो गया जैसे बीजेपी, लेफ्ट विंग पार्टी हो गई आपकी सीपीआई और सीपीआईएम, या आपकी बहुत सारी पॉलिसीज वो है। और जो कांग्रेस है वो क्लेम करती है अपने आप को एक तरीके से सेंट्रिस्ट पार्टी की, नहीं हम ना हम राइट वाले ना हम लेफ्ट वाले। अब क्या कोई भी पार्टी कंप्लीटली राइट है या कोई भी पार्टी कंप्लीटली लेफ्ट है? बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, बिकॉज बीजेपी जिसको अपन मानते हैं कि बीजेपी से राइट विंग पार्टी, उसकी बहुत सारी पॉलिसीज जो लेफ्ट लीनिंग है, या फिर कांग्रेस है जो अपने आप को क्लेम करती है कि हमें राइटिस्ट पार्टी, उसकी बहुत सारी पॉलिसीज है जो लेफ्ट लीनिंग है। बट एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों ही बेकार चीज होती है। एक्सट्रीम राइट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम राइट जैसे आपका हिटलर जैसा आदमी हो जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट भैया आपका एग्जांपल हो जाता है जैसे आपका था ये जोसेफ स्टालिन। तो एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट बहुत ही बेकार है। हाँ, आइडियली पॉलिटिकल पार्टी को सेंटर के आसपास ड्वेल करना चाहिए, जो इस केस के अंदर यहाँ पर बीजेपी, यहाँ पे सीपीआई, इधर आप है और बीच के अंदर है जो कांग्रेस है। तो ये क्लेम करती है कि भैया हम तो ना इधर है ना उधर है, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं। द पार्टी एस्पोजेस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। तो ऑब्वियसली दे आर फेवरिंग के डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन दे आर मतलब दे प्रिफर टू फोकस मोर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो लेकिन इंसानियत वाली बात है। इट वॉज द लीडर ऑफ यूपीए, जो कांग्रेस का अलायंस था 2019 तक। यूपीए फ्रॉम 2004 टू 2019, बिकॉज 19 के बाद से उनका अलायंस है वो चेंज हो चुका है, जिसको इंडिया आपने सुना होगा, इंडिया अलायंस। 2019 की लोकसभा में इनको 19.5% वोट्स मिले थे और इनको मिली थी 52 सीट्स। 2024 में ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी जो सीट्स है वो डबल कर दी है। और लास्ट जो आपकी नेशनल पार्टी बची, जो सबसे न्यू नेशनल पार्टी है, जो इकलौती नेशनल पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है, वो पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इट वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीए सांगमा। अब सोचो पीए सांगमा भी कहां से है? कांग्रेस, जैसे कि मैं बता चुका हूं। NPP is the first political party from Northeast India to have attained the status of national party. ये जो मेन पार्टी है मेघालय की है, इधर लिखा होगा, हाँ। It formed government in Meghalaya and has presence in many of the northeastern states. 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने भी एक सीट जीती थी। अब देखो इनका जो सिंबल है वो क्या है, किताब। तो ऑब्वियसली अपन को सिंबल से पता लग रहा है कि इनका मोर फोकस होता है टुवर्ड्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। It believes in diversity of the country and recognize the different regions have different development challenge. Obviously, नॉर्थ जो बीजेपी की पॉलिसी मान लो राजस्थान के अंदर है, वो सेम डिट्टो पॉलिसी अगर वो मेघालय के अंदर करेगी तो ऑब्वियसली उसके हारने की चांस ज्यादा होगी। नॉर्थ ईस्ट का तो क्या है, कल्चर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा ही आपकी जो पॉलिसीज है आइडियली। तो ये एक तरीके से पार्टी है, मतलब लोग वो बोलते हैं कि हमारी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या है कि वो वहां के लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मोर टुवर्ड्स मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया में ज्यादा फोकस है। ये एक तरीके से वही की पार्टी है, इसलिए फटाफट ग्रोथ करके 2013 में ही आपकी नेशनल पार्टी बन गई, नेशनल पीपल्स पार्टी। द कोर फिलॉसफी ऑफ द पार्टी इज ऑब्वियसली एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये आपकी 6 नेशनल पार्टीज हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि स्टेट पार्टीज क्या होते हैं। सो स्टेट पार्टीज, जितनी भी अपनी 6 नेशनल पार्टीज है उनको हटा के मेजरली जो पार्टीज बची है उनको इलेक्शन कमीशन क्या बोलती है? स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टीज का एक और नाम क्या है? रीजनल पार्टीज, जो अपने रीजन स्पेसिफिक में होती है। अब एनसीईआरटी के अंदर स्टेट पार्टीज का एक पूरे के पूरे इंडिया का मैप दे रखा है। उस इंडिया के मैप को एक बार आप देख लेना कि कौन कौन सी जगह पे कौन सी स्टेट पार्टीज है। जनरली इतना क्वेश्चन उसके अंदर से आता नहीं है।
अगर क्वेश्चन आया भी तो एमसीक्यू के अंदर आएगा कि बताओ कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी पार्टी है। अब तो मैच 2 कॉलम से करना है। कंटेंट के अंदर आपके जो नेशनल पार्टीज है वो 5-6 दे रखी है। समाजवादी पार्टी है, एक यूपी में बेस है इसका, आरजेडी है इनका, बिहार में बेस है, राष्ट्रीय क्या नाम है, जनता दल, लालू प्रसाद यादव वाली, बीजू जनता दल आपकी नवीन पटनायक वाली पार्टी है उड़ीसा के अंदर, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है सिक्किम की है, मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम की है। ये जो मिजो नेशनल फ्रंट है ये पहले एक स्टूडेंट विंग, मतलब स्टूडेंट का विंग था, फिर ये पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया था। ऐसी असोम गण परिषद भी आसाम की, तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम से पता लग रहा है तेलंगाना की है। तो अपनी स्टेट आइडेंटिटी और उसके लिए ये काम करती है। अब क्या है, अगेन ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स इनका जो नंबर है स्टेट पार्टीज का और इनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका एक एडवांटेज भी है कि जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारा जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा डाइवर्स होगा, बिकॉज उसके अंदर अलग अलग इंडिया के जगह के लोग आएंगे। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली हैज़ बिकम मोर एंड मोर डाइवर्स। अब वो इसलिए भी है और इसके अंदर मेंबर्स इसलिए भी ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज सिंस मैनी ईयर्स no single national party was able to secure a majority in Lok Sabha until 2014. Until 2014 पता है क्यों लिखा है? बिकॉज 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब बीजेपी ने अपने दम पे 272 सीट्स विच इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन लोकसभा वो क्रॉस कर ली थी। बिफोर 2014 बहुत सालों तक है ना कोalition गवर्नमेंट चल रही थी, यहाँ तक कि 2014 की अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, 2004 से 2014 की जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उनमें भी आई थिंक दोनों ही बार में कांग्रेस की 200 सीट्स भी नहीं थी, तो वो भी कोalition गवर्नमेंट थी। तो 2014 से पहले ना कि कोई मेजोरिटी थी नहीं, तो बिकॉज मेजोरिटी नहीं थी तो नेशनल पार्टीज को आपकी स्टेट पार्टीज के साथ में मिलकर अलायंसेस बनाने पड़े थे। तो ऐसा है कि सिंस 1996 इंडिया की जितनी भी छोटी मोटी जितनी भी छोटी मोटी स्टेट पार्टीज है वो कभी ना कभी एक बार तो पार्लियामेंट का पार्ट बन चुकी है किसी ना किसी कोलिशन को फॉर्म करके। So this has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. सिंपल सी बात है ना, फेडरलिज्म क्या था? पावर शेयरिंग टॉप से बॉटम का। तो जितनी ज़्यादा स्टेट पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा पार्लियामेंट के अंदर, दैट मीन्स लोगों का एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा, सेंटर का एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, फंड ज़्यादा मिलेंगे और स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा। तो जितनी ज़्यादा स्टेट पार्टीज बढ़ी है और जितनी ज़्यादा स्टेट पार्टीज पार्लियामेंट का पार्ट बनेगी उतना डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, उतना सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की। एज सच पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, तो आपके 4 चैलेंजेस दे रखे हैं। सबसे पहला चैलेंज जो दे रखा है वो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। अब सोचो कितनी फनी चीज़ है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आर क्लेमिंग कि दैट वी आर स्ट्राइविंग टू फॉर्म या वी आर फाइटिंग टू फॉर्म डेमोक्रेसी इन इंडिया, वील फॉर्म डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इटसेल्फ एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, उनके पास जो पावर होती है ना, मेन पावर, वो एक या कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के पास में होती है। जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, उनको कुछ पता नहीं होता है क्या चल रहा है, उनको डायरेक्टली डिसीजन बताया जाता है कि हाँ ये होने वाला है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। और बिकॉज उनको कुछ पता नहीं होता है क्या होने वाला है, सो उनका कोई चांस ही नहीं बनता कि वो डिसएग्री करेंगे या कुछ करने वाले हैं। बिकॉज अगर वो डिसएग्री कर भी दिया उन्होंने तो जो लीडरशिप है उनको पॉलिटिकल पार्टी से निकाल देती है। इस सबका डिसएडवांटेज क्या? सबका डिसएडवांटेज ये कि बिकॉज जो ऑर्डिनरी मेंबर है उसको पता है कि यार मेरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, ये 5-6 लोग ही चलती है, तो वो जो नए मेंबर्स आते हैं ना वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी की और उसके प्रिंसिपल्स के लिए काम नहीं करते, बस फिर वो सारे के सारे केटर करते कि उन 5-6 लोगों को हमको कैसे भी करके खुश करना है। सो इटसेल्फ पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती है, और अगर होती भी है तो सारे के सारे मेंबर्स को अंदर बुलाते भी नहीं है। खुद के टॉप पोस्ट को बनाने के लिए कोई इंटरनल इलेक्शंस कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही पावर ऐसी पास ऑन हो रही है और ऑर्डिनरी मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी डिसीजन के अंदर। ठीक है, आप डिसएग्री नहीं कर सकते, अगर आप डिसएग्री करोगे तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से निकाल देंगे, तो बेकार ही चीज़ है ये। नेक्स्ट दे रखा है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब देखो इंटरनल डेमोक्रेसी तो है नहीं, एक और प्रॉब्लम क्या है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है ना एक फैमिली या ग्रुप ऑफ फैमिलीज है, उनके पास में पावर है। तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए ग्रोथ करके, करियर राइज करके एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पोस्ट पे पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज उसी फैमिली का कंट्रोल है या उसी फैमिली मेंबर्स का कंट्रोल है। तो ऑब्वियसली वो फैमिली चाहेगी कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमारी फैमिली के मेंबर्स ही आए, और ये सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा ही है कि जो टॉप लीडरशिप है वो एक या दो की फैमिली और उनके रिलेटिव्स और उनके दोस्त वही आ चुके हैं। इससे प्रॉब्लम क्या, डेमोक्रेसी के लिए भी बेकार है और पार्टी के लिए भी बेकार है। डेमोक्रेसी के लिए बेकार ये है कि
एक्चुअल में जो लोग डिजर्विंग थे वो है ना पॉलिटिकल पार्टी के टॉप पोस्ट पे नहीं आएंगे, टॉप पोस्ट पे नहीं आएंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टी के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि ज़्यादा से टाइम दर टाइम पॉलिटिकल पार्टी से अनडेमोक्रेटिक बनती जाएगी, बिकॉज इसके अंदर तो कोई इलेक्शन का कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ एक फैमिली या ग्रुप ऑफ फैमिलीज है वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो डायनेस्टिक सक्सेशन, एक ही डायनेस्ट और उनके बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसके चाचा, उसके मामा, उसका भतीजा, उसकी बीवी, उसके बच्चे, एक ही पार्टी के अंदर सारे के सारे मेंबर्स आ गए। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको कभी मौका ही नहीं मिलता, और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके पास में अनफेयर एडवांटेज है कि भली कुछ आता है या नहीं आता है, इट इज लाइक अ फैमिली बिजनेस कि आपको आता है नहीं आता है, अगर पिताजी का बिजनेस है तो बेटा वो करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो अगेन कोई एमपी एमएलए उसके बेटे को कुछ आता है नहीं आता है, बट उसके लिए पिताजी चाहेंगे कि जो उसका जो बेटा है वो भी हमारी तरह पॉलिटिक्स में आए। हो सकता है कि वो आगे जाके सीख जाए, बट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को मौका छूट गया। नेक्स्ट, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। अब अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट वोट, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। तो वोट मिलने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी करते हैं। अमीर से अमीर कैंडिडेट को टिकट देना ताकि वो कैंडिडेट डोनेशन के फॉर्म में पार्टी को पैसा देगा, पार्टी का फंड्स कलेक्ट होंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन जब पैसा देते हैं और जब वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी के पॉलिसीज़ डिसाइड करते, ये भी होता है। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज ये भी नहीं देखती कि आप किसी क्रिमिनल को टिकट दे रहे हो, अगर प्रोबेबिलिटी है कि वो क्रिमिनल अपने रीजन के अंदर फेमस है और वो इलेक्शन जीत सकता है तो भैया वो क्रिमिनल को भी टिकट दे देते हैं। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं ले रहा, बट अगर आप सिंपल गूगल सर्च विल टेल यू, इफ़ यू राइट कि फेमस हिस्ट्री शीटर्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे जो मल्टीपल क्राइम्स और बहुत हीनियस क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है, और उनको भैया पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिला हुआ है और वो एक्चुअल में एमपी और एमएलए बने हुए, या एमपी एमएलए नहीं तो एटलीस्ट लोकल गवर्नमेंट के अंदर उनके पास में पावरफुल पोजीशन है। तो मनी एंड मसल पावर यूज हो रहा है, डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, और लास्ट में आपके दे रखा है पार्टी डू नॉट ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब इसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी होती है, हाँ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी होती है, बट जो आपकी मेजर पार्टीज है वो तो कम ही होती है। अब अनफॉर्चुनेटली जो मेजर पार्टीज है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर इतनी सिमिलर बन गई आपकी आइडियोलॉजी को लेके कि एज अ बिल्कुल न्यूबी, एज अ बिल्कुल न्यू वोटर, अगर मुझे कोई बायस नहीं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेके, मुझे पिताजी माताजी रिलेटिव फ्रेंड से कुछ नहीं बोला है, और अगर मैं हर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ूँ कि अच्छा ये काम करने वाले जीतने के बाद में, तो मुझे लगेगा ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सेम ही तो बात कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हाँ वो उस चीज को अचीव करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि लेट सपोज बीजेपी बोले कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और हम गवर्नमेंट स्कूल्स की लड़कियों को हम लेट सपोज हमें ना ट्रेन के टिकट फ्री कर देंगे, जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कांग्रेस वाले बोलेंगे हम भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे और हम बिस्किट टिकट फ्री कर देंगे। फिर कोई बोलेगा हम उनको लैपटॉप देंगे, तो कोई बोलेगा हम उसको आईपैड देंगे। मतलब कोई क्लाइमेटिक चेंज के लिए बोलेगा हम ये कर देंगे, तो कोई बोलेगा हाँ ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होता है हम उसके लिए ये कर देंगे। तो अगर इंडिया की भी बात करूँ, जो मेजर दो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे मैंने बोला था ना कि कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज है जो राइट लीनिंग है और बीजेपी की कुछ पॉलिसीज जो लेफ्ट लीनिंग है, वैसे ही वर्ल्ड में भी बहुत सारे एग्जांपल्स। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन इज अ टू पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन के अंदर एक पार्टी लेबर पार्टी, एक पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी। इनकी जो पॉलिसीज है उनमें जो डिफरेंसेस है वो बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर दे आर सेम, बस ओनली डिफरेंस इज द डिटेल्स और वो कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और यूएस के अंदर भी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये कि उनकी जो कुछ पॉलिसीज है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अगर बिल्कुल ही अगर आप देखिए किसी को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है और अगर वो देखे कि हाँ भैया कि ये एक पार्टी है और ये एक पार्टी है और एक ये पार्टी है, ऐसा बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम जो पार्टीज है ना वो इधर ही है, आसपास ऑलमोस्ट सेम सेम। ये बहुत ही अलग है कि इसको बिल्कुल ही एक डिफरेंट चॉइस चाहिए, तो ये डिफरेंट चॉइस उसको नहीं मिलता है। और अगर कोई डिफरेंट पार्टी है भी कि जिसके पास बहुत ही डिफरेंट चॉइस है, ऐसी कोई इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत सारी, बट वो इतनी ज़्यादा फेमस ही नहीं कि वो कभी पावर में आएंगे। तो जो फेमस पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऑलमोस्ट सारी आपकी क्या है, सेम है। जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्टी है, पहली बात है वो होती नहीं है, और अगर है भी तो इतनी फेमस ही नहीं कि लोग उनको जाके वोट देंगे। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता, बिकॉज प्रेजेंट टाइम के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत कम हो गए और ऑलमोस्ट सारी पार्टी सेम बातें करती है। चलो अगर मैं ये भी मान लूं कि बातें भी अलग करती है, अगर अपन इंडिया का एग्जांपल ले, तो जब वो पावर में आते हैं तो उनकी पॉलिसीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मतलब आपको लगेगा कि ठीक है अगर बीजेपी काम करी है और कांग्रेस में आती तो कांग्रेस भी यही करती, या अगर आप आएगी तो आप भी यही करती। नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट सबकी पॉलिसीज भी यहाँ पे सिमिलर होती है। तो एक्चुअल कोई रियल चॉइस नहीं है, ठीक है ना, जो सब बातें सेम टाइप की करते हैं।
इंप्लीमेंट भी सेम सेम टाइप की होती है। नेक्स्ट है कि हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। इसके अंदर क्या है, दो टॉपिक्स दे रखे। एक कि इंडिया में कौन कौन से एफर्ट्स लिए हैं जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म हुई है, और ये कुछ सजेशंस कि जिससे पॉलिटिकल पार्टी को हम और ज़्यादा रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर तीन मेन चीज़ दे रखी है। पहला है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बढ़िया चीज़ करी, वो मैं भी आगे बताऊंगा। दूसरा है कि एफिडेविट वाली चीज़ है जो भी इलेक्शन कमीशन ने करी है। और तीसरा है आपका डिफेक्शन, जो बहुत ही सबसे बढ़िया चीज़ है पार्लियामेंट ने पास की है। अब देखो क्या था, बिफोर 1980s जो एमपीज और एमएलएज होते थे, वो मान लो कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट दिया, उनको टिकट मिल गया। अब जीतने के बाद में अपने पॉलिटिकल पार्टी को बोलते थे कि हाँ भैया कैश रिवॉर्ड या फिर आपको मिनिस्टर की पोस्ट दो। पॉलिटिकल पार्टी ने मना कर दिया तो बोलते टाटा, टीम चेंज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इमेजिन करो, लोगों ने उनको वोट दिया कि वो इस पर्टिकुलर पार्टी के सिंबल है, हम इस पर्टिकुलर पार्टी को पसंद करते हैं और हम आपको वोट दे रहे हैं। जीतने के बाद में अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर दिया। तो पहले टाइम पे ऐसा बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था। फाइनली 1985 के अंदर पार्लियामेंट ने एंटी डिफेक्शन एक्ट पास किया। एंटी डिफेक्शन एक्ट के थ्रू अब अगर एक एमपी या एमएलए इलेक्शंस जीतने के बाद में अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो आपको चेंज करनी है तो कर लो, बट आपकी जो सीट है वो जाएगी। तो ये अच्छी बात है। बट अब अच्छी बात के साथ में एक बुरी चीज भी आ गई है। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। मतलब मानो मेरे को बीजेपी से टिकट मिला है और मैं जीत गया इलेक्शंस, और बड़ा आराम से, ठीक है, मैं बीजेपी के अंदर हूँ। अब बीजेपी की कुछ पॉलिसी है जो मुझे पसंद नहीं आ रही, और अगर मान लो मैं उसके अगेंस्ट में जाके कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन एक्ट मुझे वो मेरी सीट जिससे मैं जीता हूँ वो छोड़नी पड़ेगी। तो मैं अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता तो मुझे सेम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहना पड़ेगा। सेम पॉलिटिकल पार्टी में रह के जो उस पार्टी की पॉलिसी मैं पसंद भी नहीं करता फिर भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो जो डिसेंट है, अगेंस्ट में जाना, वो डिफिकल्ट हो गया। अब एमपी और एमएलए को चुपचाप वो बात माननी पड़ती है जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स डिसाइड करते हैं, अगर आपको पावर में रहना है। हाँ, अगर आपको पावर में नहीं रहना है और ऐसा कोई नहीं, आपको डर नहीं लगता है और आपको पावर लूज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दो, आपकी सीट चली जाएगी। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है। इसको अपन बोलते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट। डिफेक्ट पता ना क्या होता है? डिफेक्ट मतलब एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करना। इट्स लाइक जैसे कि आप सुनते हो कि किसी एक साइंटिस्ट था एक कंट्री का, उसने डिफेक्ट कर दिया किसी और कंट्री को, कि मतलब वो एक कंट्री के सीक्रेट्स को लिया और वो लेके वो किसी और कंट्री के पास में चला गया, और इस एक्ट को अपन बोलते हैं डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 में अमेंडमेंट करके पास किया था, जिसके थ्रू एमपी एमएलए जाएंगे तो उनकी सीट जाएगी। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ किया, इन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसको फिर इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट किया कि अब से कोई भी कैंडिडेट होगा जब इलेक्शंस में जाता है अपने नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। एफिडेविट मतलब मान लो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें 3 चीज़ें बतानी पड़ती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उस कैंडिडेट की, उसके फैमिली और उसके असेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या पेंडिंग नहीं है। अभी कितनी अच्छी बात है, बट इसमें भी एक बुरी बात है। बट there is no system to check if the information given by the candidate is true। तो देखो, अच्छी बात प्रॉब्लम, अच्छी बात प्रॉब्लम। अब यहाँ पर भी एक अच्छी बात होगी बट वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। पता लगाने के लिए कि कितने करप्शन हो रहे हैं और पार्टी की इनकम क्या है, इनकम टैक्स पे करेंगे तो बताना पड़ेगा आपको कि आप कितनी इनकम कमा रहे हो। और अगर आपको पार्टी की कमेटी के किसी को सेलेक्ट करना है तो ऐसे रैंडम कोई भी नहीं, फैमिली वाला, उसके आपको इलेक्शंस कराने पड़ेंगे और इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगेन अच्छी बात है बट एक बुरी बात है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ अ मेयर फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वाली बात है ये। यहाँ तक कि ये आपका क्या नाम है, एफिडेविट जो होता है, इसमें भी बहुत सारे केसेस आ रखे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पास की है मतलब इलेक्शन कमीशन को दी वो फॉल्स थी, तो कोई स्क्रूटनी नहीं है, इसकी भी कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती है। इसके अंदर भी ये कि एक तरीके से आपने सीट बचा लिया अपने बार बार पैसों के लिए या पावर, ये देखो ना, मिनिस्टर बनने के लिए या प्राइस पैसे वैसों के लिए आपने जाना वाना तो रोक दिया, लेकिन बिकॉज आपने जाना वाना रोक दिया तो उनको सेम पार्टी के अंदर रहना पड़ेगा। सेम पार्टी के अंदर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो भी वो अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, बिकॉज अगेंस्ट में बोलेंगे तो भैया, और अगर आप दूसरी पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको पार्टी से निकाल देंगे। सिंपल सी बात है। कुछ सजेशंस है जो दिए गए जिससे अपन पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या क्या रिफॉर्म है। सबसे पहला,
अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके लिए ना एक लॉ बनाना चाहिए. इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स. जो अपन ने पढ़ा था स्टार्ट में, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग का डेटा नहीं होता है. तो ऐसा होना चाहिए कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करो, सब कुछ हो, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. आप जो आपने प्रोमिस की, जो आपने मैनिफेस्टो किया, उसको फॉलो करो. ऐसा नहीं कि आपने बोला और हवा में आप कुछ भी कर रहे हो. हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जो एक जज की तरह एक्ट करे अगर पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है. मतलब अगर पार्टी के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंटरनल, तो एक एक्सटर्नल अथॉरिटी हो जो जज की तरह एक्ट करे, चेक करने के लिए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है. वरना बहुत बार हमें सिर्फ न्यूज़ में, मीडिया के थ्रू सुनता है कि उसका उससे झगड़ा हो गया, देखो उसने माला पहनाई बट उसने माला उतार के फेंक दी, देखो उसने नमस्ते किया बट उसने मुंह उधर कर लिया. वैसे बातें सुनते होंगे क्योंकि कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई एक्सटर्नल इंक्वायरी नहीं है जो चेक कर सके. और प्लस ओपन इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ जो आपकी पार्टी के हाईएस्ट पोस्ट के. इट इज़ अ सजेशन. नेक्स्ट है, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets to about 1/3 to women candidates. ये अभी नहीं है. तो इसी पॉइंट के अंदर दो पॉइंट है. एक कि आप जितने भी टिकट्स बांट रहे हो कि किसका टिकट, उसको टिकट, उसको टिकट, डिफरेंट रीजन्स के कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसका 1/3 आप दो वुमेन को. पहला ऐसा ही आपकी पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसके अंदर भी एक कोटा रखो वुमेन के लिए कि उसके अंदर भी आप वुमेन को इंक्लूड करो. वही इक्वल पैरिटी के लिए कि मैन और वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जो कि अभी तक नहीं है. तीसरा, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, की द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस. अब बात आती है कि गवर्नमेंट पैसे देगी, पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो पैसा होता ही है. बेसिकली टू मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड टू चेक द करप्शन. बहुत बार क्या होता है, देयर इज अ लिमिट फॉर कैंडिडेट कि हाउ मच अमाउंट शुड ही और शी स्पेंड इन लोकसभा इलेक्शंस और इन आपका क्या बोल लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस. लेकिन सिंपल सी बात है, वो जो एमपी और एमएलए वो जो कैंडिडेट है वो जो लिमिट दे रखी है उससे ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, ये बोल के कि भैया ग्रेफिटी का खर्चा, ये पेट्रोल का या पेपर का जो भी है. सो इसमें बात हो रही है कि गवर्नमेंट को ही वो पहले ही उनको पे कर दो और फिक्स कर दो कि देखो ये चीज़ें ये है. तो करप्शन मेंटेन होगा बिकॉज उनको हिसाब देना पड़ेगा. और जो पार्टीज केपेबल ही नहीं है, जिनके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उनके पास भी थोड़े तो चांस हो कि चलो इतनी चीज़ हो रही है तो शायद अपन जीत जाए. तो दोनों तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, या तो आप कैश में कर दो या फिर आप काइंड में कर दो. अब काइंड में कैसे, कि आप उनको पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन ये प्रोवाइड करवा दो पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर और इट कुड बी गिवन इन कैश. अब किस पार्टी को कितना कैश देंगे वो कैसे डिसाइड होगा, तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शंस. कि जिस पार्टी को जितने वोट्स मिले लास्ट इलेक्शंस में उसके हिसाब से भैया उनको पैसे बांट दो ताकि आप चेक कर सको. अगेन करप्शन चेकिंग करने के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए. लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब क्या होता है कि सब लोग अब साथ में हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग जब पढ़ते हो स्कूल्स में या जिससे भी आप पढ़ते हो, तो जो पढ़ाने वाला है, जो आपको पढ़ा रहा है, आप सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है. मैं अभी पढ़ रहा हूं तो सबको मैं सेम बातें कर रहा हूं, बट जो आपके मार्क्स आएंगे वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है. तो पढ़ाने में लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब सेम जगह पे, सब सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, बट आपके एक्चुअल में एफर्ट्स कितने होंगे वो डिसाइड करेंगे आपके मार्क्स कितने आएंगे. तो इंडिया में लेवल प्लेइंग फील्ड आइडियली है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इलेक्शंस में, बट जो स्मॉलर पार्टीज है उनके पास में जीतने की बहुत ही कम चांस है बिगर पार्टी से, क्योंकि बिगर पार्टीज को ज्यादा पैसा होता है. तो इसमें बात हो रही है कि स्टेट फंड करके उनको पैसा प्रोवाइड कर दे तो शायद उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. नेक्स्ट है कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाल सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए कि वो ढंग से काम करें, उनको डरा के रखे, बिकॉज उनको पता है कि हम ढंग से काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमारे पीछे पड़ जाएगी. अब कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. पेटिशन के थ्रू, पब्लिसिटी, एजिटेशंस, ऑर्डिनरी सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रेशर ग्रुप बना के, मूवमेंट ग्रुप बना के, मीडिया की हेल्प लेके रोड पे निकलना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना. तो कीप देम ऑन चेक कि उनको ऐसा नहीं लगे कि भाई सब तो जीत गए, अब तो 5 साल अपन राज करेंगे. बार बार उनको डर लगना चाहिए कि नहीं भैया इन 5 साल काम करना है. और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, और बहुत लोग जो इसके अगेंस्ट में हो जाते हैं और उसके अपोजिट बोलते हैं, आपने सुना होगा बहुत लोग बचपन से बोलते हैं कि पॉलिटिक्स दलदल की तरह, आप उसमें जाओगे तो आप भी कीचड़ वाले हो जाओगे और बहुत ही बेकार चीज़ें, पॉलिटिक्स बेकार चीज़ें, उससे दूर रहो. बट ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इस चीज़ को काउंटर करता है. ये बोलते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स. अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब है
तो वो एक ही चीज से सुधर सकती है, आपको खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज्यादा पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी और अच्छी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आप अगर ये बातें ओरली क्रिटिसाइज करके कि नेता कैसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होती है, आपकी बातें करने से कोई सुधरने नहीं वाला है। अगर आपको सिस्टम में प्रॉब्लम लगती है तो आपको सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा और उस सिस्टम के अंदर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर जिसने वो मूवी देखी हो रंग दे बसंती, तो रंग दे बसंती में आपको ये सीन याद आ रहा होगा, वो जो आई थिंक एक कैरेक्टर होता है सिद्धार्थ, आई थिंक ही वॉज, मतलब ही नहीं आर माधवन। सो आर माधवन होता है जो एयरफोर्स ज्वाइन करने वाला होता है, उसने ज्वाइन कर लिया होता है, और एक कैरेक्टर होता है सिद्धार्थ, वो किसी मिनिस्टर का बेटा होता है, वो बोलता है कि मैं इंडिया बहुत ही बेकार कंट्री है, ये वो है, मैं तो यहाँ से इंडिया के बाहर जाने वाला हूँ मजे करने के लिए, वो कि सब बेकार चीज़ें क्या है। तो आर माधवन का आई थिंक एक बहुत बड़ा मोनोलॉग है कि उसके अंदर बेसिकली उसका क्रक्स ये है, यही जो मैंने भी बोला कि अगर आपको सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम लगती है तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एंड एस्केपिंग, आप सिस्टम के अंदर जाओ और उसको चेंज करने की कोशिश करो। सो अगर आपको पॉलिटिक्स को सॉल्व करना है तो आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। जितना पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे, जितने अच्छे लोग आएंगे, जितना वो ज्यादा काम करेंगे, तो पॉलिटिक्स इंप्रूव होगी। अगर आप बातें करते रहोगे और क्रिटिसाइज करते रहोगे तो बस बातें करते रहो, एक्चुअल चेंज कुछ होने नहीं वाला है। और इसी के साथ ही अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।